नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो मेक इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड हो। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिषद के 125 साल पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि इस महामारी में ऑनलाइन इवेंट आम होता जा रहा है। इंसान हर मुश्किल का हल निकाल लेता है। देशवासियों का जीवन बचाना है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत के हालात बेहतर हैं। आत्मनिर्भर भारत हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम विकास दर को फिर हासिल करेंगे। अनलॉक 1 में अर्थव्यवस्था को फिर खोला जाएगा। मुझे भारत के किसानों और उद्योगपतियों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से गरीबों की मदद की गई। गरीबों को 8 करोड़ गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए। अब किसानों को उनके अधिकार हासिल हो रहे हैं। भारत ने सही समय पर सही कदम उठाया। 74 करोड़ लाभार्थियों को राशन दिया गया। हमारे लिए सुधार का मतलब कड़े फैसले लेना है। साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो मेक इन इंडिया हो और पूरे वर्ल्ड के काम में आए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर भारत के समर्थन में उतरा अमेरिका। चीन को दे दी चेतावनी, दोस्त जमाना छोड़ दे। जी हां दोस्तों, चीन ने सोमवार को भारत को धमकी देते हुए कहा था कि वह अगर चीन अमेरिका विवाद में ट्रंप सरकार का साथ देता है तो यह उसकी अर्थव्यवस्था के लिए काफी बुरा साबित हो सकता है। चीन की इस धमकी का जवाब अमेरिका ने दिया और कहा कि अब उसे दुनिया के अन्य देशों पर दोस्त जमाने की अपनी रणनीति को छोड़ देना चाहिए। अमेरिका के एक सीनियर कांग्रेसमैन और विदेशी मामलों के पैनल के हेड इलियट एल एंजल ने कहा कि अब चीन को पड़ोसी देशों की इज्जत करना सीख लेना चाहिए। इलियट ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय भी भारत चीन सीमा पर जारी टेंशन को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि चीन का व्यवहार दोस्त जमाने वाला है और हम इससे अपेक्षा करते हैं कि वह अपनी इन हरकतों को छोड़कर पड़ोसी देशों के साथ मुद्दे डिप्लोमेसी के जरिए हल करने पर जोर दे। इलियट ने कहा कि इस महामारी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारत चीन सीमा पर तनाव का माहौल पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने सलाह दी कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कानूनों का पालन करना चाहिए और अगर कोई समस्या या विवाद है तो इन्हीं के तहत उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी मिल गई है। इस महामारी की दवा जापान ने दे दी इस्तेमाल की अनुमति भी। जी हां दोस्तों, अमेरिका की कैलिफोर्निया की एक बायोटेक कंपनी का कहना है कि इस प्रौद्योगिक दवा रेमडेसिविर को इस महामारी के मामूली रूप से बीमार अस्पताल में भर्ती मरीजों को 5 दिन तक देने पर लक्षणों में सुधार देखा गया है। यह दवा इंजेक्शन के जरिए नस में डाली जाती है। जापान में इस महामारी के मरीजों का इलाज करने के लिए इसे स्वीकृति दे दी गई है। अमेरिका में भी इसे कुछ मरीजों को आपात स्थिति में देने की इजाजत दी गई है। गिलेड साइंसेज ने सोमवार को कुछ विवरण दिया, लेकिन कहा कि पूर्ण नतीजे मेडिकल जर्नल में जल्द प्रकाशित किए जाएंगे। प्रयोगों में रेमडेसिविर एक ऐसी दवा के रूप में उभरी है जिससे इस लाइलाज बीमारी से लड़ने में मदद की उम्मीद जगी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने कहा WHO से नहीं रखेगा कोई वास्ता, जवाब मिला मत तोड़िए नाता। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रियेसस ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका के साथ सहयोग जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया को अमेरिका के लोगों और वहां की सरकार के साथ मजबूत सहयोगपूर्ण वचनबद्धता से बहुत फायदा मिला है। उनका ऑर्गेनाइजेशन उम्मीद करता है कि अमेरिका के साथ सहयोग आगे भी जारी रहेगा। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक टेड्रोस अधानोम गेब्रियेसस ने सोमवार को जिनेवा में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बातें कही। WHO प्रमुख ने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य को लेकर दशकों तक अमेरिकी सरकार और वहां के लोगों ने बड़ा योगदान दिया है और उदारता दिखाई है और इसकी वजह से पूरी दुनिया में पब्लिक हेल्थ में बड़ा बदलाव आया है। WHO चाहता है कि यह सहयोग आगे भी जारी रहे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को फंड देने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उसे लगता है कि WHO चीन का पक्ष ले रहा है और इस महामारी में चीन की करतूतों को छुपा रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।
महामारी के दौरान एंटीबायोटिक दवाएं हो सकती है जानलेवा, WHO ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया में इस महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इससे बचने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग भी बढ़ गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इस महामारी के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाओं के बढ़ते उपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है। WHO का कहना है कि एंटीबायोटिक खाने के दुष्परिणाम महामारी के दौरान ही नहीं और महामारी खत्म होने के बाद तक दिखाई देंगे, यानी कि इस महामारी के काल में एंटीबायोटिक खाना जानलेवा हो सकता है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस ने कहा कि बैक्टीरिया से संक्रमण का इलाज करने के लिए जो दवाएं पहले इस्तेमाल की जाती थी वो दवाएं अब काम नहीं कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को डर है कि यह प्रवृत्ति बढ़ेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महानिदेशक टेड्रोस ने कहा कि इस महामारी की वजह से एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग बढ़ गया है, जिससे बैक्टीरिया की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और बीमारी जल्द ठीक नहीं होगी और इससे मौतों के आंकड़े भी बढ़ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सोनू सूद पर है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को गर्व, तारीफ में कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी के चलते देश में हुए बंद से हर किसी का हाल बेहाल हो गया है। इस बंद से सबसे ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ रही है वो है देश के मजदूर। सरकार कई तरह से प्रयास कर रही है कि प्रवासी मजदूर सकुशल अपने घर को पहुंच जाएं। इसी बीच उन मजदूरों के लिए मसीहा बन बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद सामने आए हैं। सोनू सूद ने कई प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया और अब भी वो ट्विटर के जरिए मजदूरों से संपर्क साधकर उन्हें उनके घर पहुंचा रहे हैं। सोनू सूद के इस कदम की हर कोई सराहना कर रहा है। वहीं अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सोनू के एक ट्वीट को रीट्वीट करके उनके इस काम की तारीफ की। स्मृति ईरानी ने सोनू सूद का एक ट्वीट जिसमें लिखा था कि पैदल क्यों जाओगे दोस्त, अपना नंबर भेजो। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए स्मृति ईरानी ने लिखा कि यह मेरा सौभाग्य है कि एक प्रोफेशनल साथी के तौर पर आपको दशकों से जानती हूं। एक्टर के तौर पर आपकी सफलता पर मुझे खुशी है। इस चुनौतीपूर्ण हालात में आपने जिस तरह से बड़ा दिल दिखाया है उस पर मुझे गर्व है। जरूरतमंदों की मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार ने आत्मनिर्भर बनने को कहा था लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने उसे बाइकॉट चाइना बना दिया। जी हां दोस्तों, इंडिया चाइना इकोनॉमिक कल्चर काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर मोहम्मद शाकिब का कहना है कि आत्मनिर्भरता के लिए काम करना बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन यह सब सिर्फ स्टिकर और नारे तक सीमित नहीं होना चाहिए। सरकार ने आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने उसे बाइकॉट चाइना बना दिया। बाइकॉट चाइना इमोशन के लिए बहुत अच्छा है लेकिन फिलहाल यह प्रैक्टिकल नहीं है। अर्थशास्त्री मोहम्मद साकिब ने कहा कि चाइना वाले हम लोगों को चीजें जबरन नहीं बेच रहे, बल्कि जो चीजें हमें दुनिया में सबसे सस्ती अच्छी हमारे पास नहीं है हम उन्हें चाइना से मजबूरी में खरीद रहे हैं। यह सब जब रुकेगा जब हम अपनी जरूरत की पूरी चीजें सस्ते दर पर बनाने लगेंगे। ऐसा तब होगा जब सरकार वाकई उद्योग लगाना आसान कर देगी। यहाँ के जो मौजूदा हालात हैं उनमें नया उद्योग लगाना और चलाना बहुत कठिन है। न फंड मिलता है और न ही सरकारी तंत्र उद्योग को सताना छोड़ता है। यहाँ छोटे उद्योगों को न जाने कितने सरकारी महकमों के लोगों को अंडर टेबल पैसा देना पड़ता है, वरना कोई उद्योग चला कर देखे इसकी वजह से उसकी लागत बढ़ जाती है, फिर हमारा सामान महंगा हो जाता है। ऐसे में अगर आप सब लोग भी चाहते हैं कि भारत अपना खुद का सामान अपने देश में बेचे और चाइना का वास्तविक में बायकॉट हो तो सबसे पहले भारत में उद्योग धंधे लागू करने होंगे और भ्रष्टाचार को रोकना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिन में सस्ती और रात में थोड़ी महंगी होगी बिजली। जानिए क्या है बिजली क्षेत्र की न्यू टैरिफ पॉलिसी। जी हां दोस्तों, बिजली क्षेत्र के लिए मोदी सरकार ने नई शुल्क नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। 24 घंटे निर्बाध बिजली मुहैया करवाने के अलावा इस नीति का एक अहम पहलू यह भी है कि अब उपभोक्ताओं के बीच अंतर वर्गीकरण नहीं बल्कि बिजली की खपत के आधार पर होगा। 2003 के बाद देश के बिजली क्षेत्र में सरकार एक बार फिर आर्थिक सुधार के रास्ते पर है। सरकार ने बिजली क्षेत्र के लिए जो नई शुल्क नीति का मसौदा बनाया है उसमें कई दूरगामी प्रभाव वाले प्रस्ताव शामिल है। दोस्तों एक अहम प्रस्ताव बिजली उपभोक्ताओं के वर्गीकरण से जुड़ा हुआ है। अभी तक बिजली की दर इस आधार पर तय होती थी कि उपभोक्ता किस श्रेणी में आता है, जैसे एक घरेलू उपभोक्ता और एक औद्योगिक उपभोक्ता के लिए बिजली की दर अलग अलग होगी, चाहे दोनों का लोड और बिजली खपत चाहे कितनी भी हो। लेकिन नई नीति में इसमें बदलाव किया गया है। अब बिजली की दर
कर इस आधार पर निर्धारित की जाएगी कि उपभोक्ता कितनी बिजली की खपत कर रहा है। इसमें 24 घंटों को बांटकर दिन और रात की अलग अलग दरें तय की गई है, जिनमें दिन में अलग दर से पैसा काटा जाएगा और रात में अलग दर से पैसा काटा जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स बंद बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इमरान ने किसी की नहीं सुनी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में लीक हुए एक सरकारी दस्तावेज से खुलासा हुआ है कि प्राधिकारियों ने उन विशेषज्ञों को नजरअंदाज किया जो देश के पंजाब प्रांत में 1 महीने का बंद चाहते थे और जिनका अनुमान है कि प्रांतीय राजधानी लाहौर में हो सकता है कि 6,70,000 लोग संक्रमित हुए हों। मीडिया द्वारा विशेषज्ञों की रिपोर्ट मंगलवार को प्रकाशित किए जाने के बाद निवासियों ने सिफारिश पर ध्यान देने के बजाय सरकार की पाबंदियों में ढील देने के लिए आलोचना की। रिपोर्ट लाहौर में नमूना सर्वेक्षण पर आधारित थी, जिससे 15 मई तक 245 मौतें हुई थी। यह दस्तावेज गत मार्च में इस महामारी की पाबंदियों में प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा छूट देने के कुछ घंटे पहले सामने आया। इमरान खान ने यह कहते हुए पाबंदियों में छूट की घोषणा की कि पाकिस्तानियों को यह सीखना होगा कि यह बीमारी के साथ किस तरह से रहना है, क्योंकि बंद से बीमारी का इलाज नहीं होता। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान में इस महामारी के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और अब मामले 75,000 के करीब पहुंच गए हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरोग्य सेतु ऐप ने बनाया एक और जबरदस्त रिकॉर्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया आभार। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी की रोकथाम के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को पूरे देश में 12 करोड़ से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं। 2 अप्रैल को लॉन्च किया गया यह ऐप अब सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला स्वास्थ्य ऐप बन गया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आभार जताया। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कुल 12 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को अपने फोन में डाउनलोड किया है, ताकि वह हर संबंधित गतिविधियों से अवगत रह सके। सरकार ने हाल ही में इस ऐप को एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ओपन सोर्स किया था। दरअसल दोस्तों, यह ऐप दिखाता है कि आपके एरिया में, आपके आसपास इस महामारी के कितने मरीज हैं और आपसे कितनी दूरी पर हैं। ऐसे में आप सभी लोगों के लिए जरूरी है कि आप भी इस ऐप को डाउनलोड कर लें। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है उल्कापिंड, नासा का अलर्ट। जी हां दोस्तों, नासा ने एक अलर्ट जारी कर बताया कि करीब आधा किलोमीटर का एक उल्कापिंड धरती की तरफ तेजी से आ रहा है। इस उल्कापिंड की रफ्तार करीब 5.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 11,200 मील प्रति घंटा तक बताई जा रही है। नासा के मुताबिक ये उल्कापिंड अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ा है और 6 जून को धरती की कक्षा में दाखिल होने वाला है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक नासा ने इस उल्कापिंड का नाम रॉक 163348 रखा है और उम्मीद है कि यह धरती के बेहद करीब से होता हुआ गुजर जाएगा। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। फैंस के लिए गुड न्यूज, जुलाई में होगी इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में चीनी बीमारी के बीच क्रिकेट फैंस के लिए एक खुशखबरी है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को बताया कि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज खेलने के लिए सरकार से परमिशन मिल गई है। इसी के साथ क्रिकेट फैंस को लगभग 3 महीनों के बाद लाइव एक्शन देखने को मिलेगा। ईसीबी ने यह ऐलान करते हुए कहा कि हैम्पशायर के एजिज बोल और लंकाशायर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदानों पर यह सीरीज खेली जाएगी। यह इस बीमारी के चलते बंद हुए क्रिकेट के बाद पहली इंटरनेशनल सीरीज होगी। इस सीरीज के सभी मैच खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। जेसन होल्डर की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज की टीम को इंग्लैंड दौर पर यह सीरीज पहले जून में खेलनी थी, लेकिन इस बीमारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। अब इन दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज जुलाई में खेली जाएगी। वहीं दोस्तों, आप भारतीय मैच की बात करते हैं तो भारत के लिए भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज का रास्ता साफ हो चुका है। लगभग सितंबर या अक्टूबर में भारत ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी के बीच होंगे बिहार में विधानसभा चुनाव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, इस महामारी का कहर लगातार जारी है। इसी बीच इस बात के संकेत मिले हैं कि इस महामारी के बीच ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समय पर ही चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक हुई। इस बैठक में सभी डीएम और निर्वाचन अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि यह महामारी का संक्रमण लंबा चलेगा। इसी के बीच विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सैनिटाइजर के
लगातार इस्तेमाल से हो सकता है कैंसर। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के काल में अफवाहों का दौर तेज है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक मैसेज में इस तरह का दावा किया जा रहा है कि सैनिटाइजर के अधिक इस्तेमाल से कैंसर और त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। देश में इस महामारी के बढ़ते मामलों के बीच सैनिटाइजर को लेकर किए जा रहे इस दावे की सच्चाई पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने बताई। सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग शेयर की जा रही है जिसकी हेडलाइन है सैनिटाइजर खतरनाक, साबुन का करें उपयोग। इस खबर में दावा किया गया है कि एक शोध में खुलासा हुआ है कि सैनिटाइजर के 50 से 60 दिन लगातार इस्तेमाल करने से कैंसर, त्वचा रोग का खतरा बढ़ जाता है। अब दोस्तों इसका पूरा सच भी सुन लीजिए। पीआईबी की फैक्ट चेक टीम के मुताबिक सैनिटाइजर को लेकर किया जा रहा यह दावा पूरी तरह से गलत है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। 70% अल्कोहल की मात्रा वाले हैंड सैनिटाइजर को इस महामारी को फैलने से रोकने में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरह के मैसेज आ रहे हैं तो इसे आगे फॉरवर्ड ना करें। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही इस तरह की काम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।